के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ देवों के गुरु बृहस्पति के बारे में कि जब अस्त होते हैं तो अस्त होने में कितना समय लगता है, कितने समय के पश्चात ये दोबारा उदय होते हैं, कौन सी दिशा में अस्त होते हैं, कौन सी दिशा से उदय होते हैं। और जब ये इस कंडीशन में होते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है इन ग्रहों का जब भी ये अस्त अवस्था में होते हैं तो बहुत सारे ऐसे शुभ काम होते हैं जो आपको कदापि नहीं करने चाहिए। आपका वो कितना अच्छा ही मुहूर्त चाहे उन्होंने क्यों ना निकाला हो, उसके बावजूद भी आपको उस कार्य में कभी सफलता प्राप्त होने वाली है ही नहीं, क्योंकि जब तक जिस कार्य के ये कारक होते हैं ये जब ही अच्छी अवस्था में खुद ही अच्छी अवस्था में नहीं है तो आप कोई शुभता कहाँ से प्रदान करेंगे। देवों के गुरु बृहस्पति को जब ये अस्त होते हैं तो कितने दिनों का पीरियड ये लेके चलते हैं और कितने दिनों के बाद ये उदय हो जाते हैं। तो आपको भी एक आइडिया रहेगा कि अच्छा ये अभी अस्त अवस्था में है तो मुझे इतना दिन जो है इंतज़ार करना है, उसके बाद जो है मैं कोई कार्य शुरू कर सकता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी गुरु अस्त अवस्था में होते हैं उस समय जो है इनका जो समय पीरियड होता है, जैसे अभी 1 मई को गुरु जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वह वृष राशि में जाने वाले हैं और वृष राशि के कृतिका नक्षत्र में ये अपना भोग करेंगे। तो वहाँ पर जब ये जाएंगे तो ये उसके 2 दिन बाद ही जो है 3 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे। तो उस समय जब ये अस्त होता है ये जब गुरु जब अस्त होते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि अस्त अवस्था में तो इनका जो टाइम होता है 25 दिन, फिर उसके बाद 30 या फिर 35 दिन। तो कुल मिलाकर के जो कम से कम का जो पीरियड होता है गुरु के अस्त होने का वो 25 दिन का होता है। कई बार ये 30 दिन तक भी अस्त होते हैं और अधिक से अधिक मैक्सिमम ये 33 दिनों तक अस्त रहते हैं। ये भी कंडीशन होती है, लेकिन इससे ज़्यादा ये कभी भी अस्त अवस्था में नहीं रहते हैं। तो जब ये पीरियड को ये पुनः पूरा कर लेंगे, अब ये आपको पंचांग में देखने को मिलेगा कि इस बार जो गुरु हैं वो कितने दिनों के लिए अस्त होने वाले हैं। तो जैसे मैंने अपने जो गुरु का वृष राशि में प्रवेश है उसमें जो अस्त होने का पीरियड कुल मिला के मैंने 30 दिनों का बताया हुआ है। तो यानी वो 3 तारीख को 3 मई को वो अस्त हो जाएंगे और फिर जून में 2 जून को जो है वो फिर से उदय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस बार जो उनका अस्त होने का जो पीरियड है वो आपको 33 दिनों के लिए प्राप्त होने वाला है। 33 दिनों के बाद ये दोबारा से उदय हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं। अब जब ये उदय हो जाते हैं उसके बाद ये कितने दिनों तक उदय रहते हैं वो अस्त नहीं होते हैं। तो कुल जैसे आपको पता है कि गुरु एक राशि में जब भी परिवर्तन करते हैं वो 12 से 13 महीने, मैक्सिमम 13 महीने और मिनिमम 12 महीने उस राशि का भोग करते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब ये पुनः उदय होते हैं तो 366 दिनों से लेकर के गुरु 375 दिनों तक यहाँ पर गुरु जो है अस्त नहीं होंगे फिर से दोबारा। तो एक साल में 365 दिन तो होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 12 महीने तो मिनिमम ये किसी भी राशि में काटते ही हैं, लेकिन ये 13 महीने का मैक्सिमम इनका पीरियड बताया गया है। तो शास्त्र में कहा गया है अगर गुरु जो है 30 दिनों तक अस्त हुए हैं और जब ये दोबारा अस्त होंगे, जब ये उदय होंगे 30 दिन के बाद जब ये उदय होंगे तो उदय होने के पश्चात 366 दिन का बाद ये पुनः अस्त हो जाएंगे और मैक्सिमम 375 दिनों के बाद ये दोबारा अस्त होंगे। इससे पहले इन दोनों पीरियड के इससे ज़्यादा लंबा समय ये अस्त होने के लिए इनका डिस्टेंस नहीं होता है। जब भी देवों के गुरु बृहस्पति जी अस्त अवस्था में जाते हैं तो हमेशा वह पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं, याद रखिए। पश्चिम दिशा में हमेशा ये अस्त होंगे और जब इनका उदय होने का समय आता है तो उदय होने की जो दिशा होती है वो इनकी होती है पूर्व दिशा। तो पश्चिम में ये अस्त होंगे और उदय पूर्व में होंगे, जैसे सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। गुरु मार्गी भी होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि गुरु जब मार्गी होंगे और जब वक्री होंगे उस समय भी इनके दिनों में डिफरेंस आता है। जब गुरु वक्री होने वाले होते हैं तो उस समय मार्गी होने की जो उनकी कंडीशन होती है उसमें चेंजेस होते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी गुरु वक्री होते हैं और वक्री होने के पश्चात जब वे मार्गी होते हैं तो कितने दिनों का समय वो लेते हैं। तो जब गुरु जो है वक्री अवस्था में आते हैं तो वक्री से मार्गी होने के लिए उनको
जो समय कुल मिलाकर का जो समय होता है वो 116 दिनों से लेकर के 124 दिनों का वो कुल मिलाकर के समय लेती हैं। यानी आप कह सकते हैं 116 दिन मतलब 4 महीने का मिनिमम वो, या 4 से 5 महीने का समय वो लेते हैं, क्योंकि 90 दिन और ये 116 तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 5 महीने का समय, मिनिमम 4 महीने में वह बकरी होने का जो कंडीशन रहेगी तो 116 दिन रहेगी, और मैक्सिमम जो होगी उनकी 124 दिन होगी। उसके बाद ये दोबारा अपनी मार्गी कंडीशन में आ जाते हैं। और उसी प्रकार जब गुरु उदय होते हैं और उदय होने के बाद जब वो दोबारा अस्त होते हैं, तो उदय होने के पश्चात ये कुल मिलाकर के अस्त होने का जो इनका समय होता है ये 399 दिनों का जो समय होता है। इस पीरियड में गुरु एक बार उदय और एक बार अस्त अवश्य होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर के ही आप कुछ ऐसे कार्य होते हैं। जब भी ये अस्त होते हैं उस समय आपको बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे कार्य बताए गए हैं कि गुरु के अस्त होने पर आपको कुछ ऐसे कार्य हैं जो कदाचित भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई भी आप शुभ कार्य करना चाहते हैं, आपको गोचर के हिसाब से अवश्य देखना होता है कि कहीं पे गुरु या शुक्र अस्त तो नहीं है, क्योंकि जो आप करने वाले हैं काम है वो काम जो है हो सकता है वह गुरु से रिलेटेड हो। तो जब गुरु ही अस्त कंडीशन में होंगे तो आपको वो शुभता प्रदान कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है, पुराने ज़माने के समय में लोग कुआं खोदते थे जब भी वो घर बनाया करते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग कुआं ना खोद करके बोरवेल खोदते हैं, हैंडपंप खोदते हैं। तो अगर आप कुएं की गांव में है तो लोग कुआं खोदेंगे, अगर आप बोरवेल या हैंडपंप भी खोदना चाहते हैं तो जब गुरु अस्त होते हैं तो आपको ये काम शुरू नहीं करना चाहिए। तो आपको जो है, मैंने आपको टाइम बताया है वहाँ पर कि कुछ मई का समय वो लेते हैं, 112 से 15 दिनों तक का जो भी उनका समय रहता है उदय होने और अस्त होने का, 26 दिनों से लेकर के वह 33 दिनों के बीच का इनका ये समय होता है। तो जब ये अस्त होंगे इतने समय तक, तब तक आपको ये काम शुरू नहीं करना है। उसके बाद कई लोग जो है पुराने समय में तालाब बनाया करते थे, आज तो तालाब बनाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी कई जगह पर जैसे जो लोग हैं बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए तालाब का किसी भी या मछली पालन करने के लिए तालाब का अगर आप लोग निर्माण करना चाहते हैं या बनाते हैं, तो जब भी गुरु अस्त होंगे आप तालाब का निर्माण नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई शुभ यज्ञ अगर आप अपने घर में करना चाहते हैं या कहीं कोई संस्था के लिए भी करना चाहते हैं तो यज्ञ करना वर्जित माना गया है। अगर कोई आप शुभ कार्य के लिए यात्रा करना चाहते हैं और वो यात्रा बहुत ज़रूरी भी है, तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब गुरु जो है अस्त अवस्था में चल रहे हों तो आप उस यात्रा को स्थगित कर दें, वरना आपको उसमें परेशानी ही होने वाली है। चोल संस्कार वो होते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है और जब वो बड़ा होकर के अंत में जो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस बीच पैदा होने से लेकर के मृत्यु के बीच तक का जो कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो बच्चों के लिए किए जाते हैं, जैसे अन्नप्राशन, पहली बार बच्चे को खाना खिलाना, उसका मुंडन करना, जनेऊ धारण करना, अलग अलग तरह के बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो हर परिवार में जो है अपने अपने परंपरा के अनुसार मनाए जाते हैं। तो जब भी इस प्रकार के जो भी संस्कार होते हैं, विवाह का संस्कार हो गया, रिश्ता लेकर के जाना, सगाई पक्की करना, मेहंदी लगाना, उबटन लगाना, तो ये सब जो है चोला आदि संस्कार कहा जाता है। तो ये कार्य जब भी वो अस्त होते हैं तब आपको ये कार्य भी नहीं करने चाहिए। अगर आप लोग कोई मंदिर बना रहे हैं और उस मंदिर में अगर आप देवताओं की मूर्ति की प्रतिष्ठा करने वाले हैं, तो अगर गुरु अस्त हैं तो आपको उस अस्त के समय में आपको मंदिरों में मूर्ति की प्रतिष्ठा वर्जित करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का यज्ञ इत्यादि जो अगर आप चाहे मंदिर में करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको उन 26 से लेकर के 33 दिनों के बीच में इनका अस्त होने का पीरियड रहता है, आपको नहीं करनी होती हैं। विद्या आरंभ करना, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नया विद्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं या बच्चे को पहली बार आप स्कूल भेजना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप उसका एडमिशन करवाने वाले हैं उस समय गुरु अस्त ना हो। कई बार बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद जो है वो किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए वो जो एडमिशन लेते हैं, तो इस समय भी आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि कहीं गुरु अस्त तो नहीं है। अगर वो समय में अस्त होने वाला है तो आप उससे पहले ही उस चीज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर वो 30 या 33 दिनों के जो पीरियड में जब वो दोबारा उदय होंगे उसके बाद ही फिर आप ये काम शुरू करिए।
उसके बाद आता है नवीन घर बनाना। कई लोग जो हैं पुराना घर तोड़ करके नया घर बनाते हैं, या कई लोग ज़िंदगी में पहली बार घर का निर्माण करते हैं, नींव इत्यादि रखते हैं। तब भी गुरु के अस्त होने के समय में ना तो घर की नींव रखी जाती है, ना ही घर बनाने की शुरुआत की जाती है, ना ही घर में गृह प्रवेश ही किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, गुरु अस्त होगा अगर तो आप तीर्थ यात्रा को स्थगित कर दें। तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा का जो संबंध है वो गुरु से माना जाता है। ये अध्यात्म का कारक है, बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो आप जो है देवालयों में जा रहे हैं और उसका कारक भी गुरु ही होते हैं। तो जब वही अस्त अवस्था में हैं तो आपको वो शुभता प्रदान नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है ये जो सारे जो कार्य मैंने आपको बताए हैं, जब भी गुरु अस्त होंगे आपको नहीं करने होंगे। उसके बाद कई बार गुरु जो है जब राशि परिवर्तन होता है तो जब भी कभी गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, याद रखिए, जब भी कभी गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं उस समय भी जो कार्य मैंने आपको बताए हैं ये कार्य आपको नहीं करने चाहिए। और जब भी गुरु अस्त होते हैं तो कम से कम अस्त होने के 7 दिन पहले जो है ये सूतक लग जाता है। तो अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा है कि 1 मई 2024 को देव गुरु बृहस्पति जो है 1 मई 2024 में गुरु जो है वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है और ये करने भी वाले हैं। अब उसके 2 दिन बाद यानी 3 तारीख को गुरु जो है अस्त होने वाले हैं, लेकिन इसका जो सूतक का जो टाइम होगा वो 7 दिन पहले ही शुरू हो जाएगा। यानी 1 मई को वो वृष राशि में करेंगे तो 1 मई से अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो अभी ये क्या चल रहा है, अप्रैल का महीना है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो 30 दिन का दिन रहेगा। तो 30 दिन में यानी 7 दिन का अगर आप लेके चलते हैं तो कम से कम ये 23-24 तारीख के आसपास से आप कह सकते हैं, या 23 से लेकर के तो 23 अप्रैल 2024 से इनका सूतक का काल आप कह सकते हैं कि शुरू हो जाएगा। तो 7 दिन पहले से ही गुरु के अस्त होने का प्रभाव शुरू हो जाता है। जिस प्रकार ग्रहण लगता है सूर्य का और चंद्रमा का, तो शास्त्रों में बताया गया है कि जब चंद्रमा का ग्रहण लगता है तो उसमें 8 घंटे पहले सूतक लग जाता है, और जब सूर्य का लगता है तो 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। उसी प्रकार से जब गुरु अस्त होते हैं तो उनका 1 हफ्ता पहले 7 दिन पहले ही उनका सूतक काल शुरू हो जाता है। और जब गुरु का उदय हो जाता है तो आप ये मत सोचिए कि 3 मई को गुरु जो है अस्त हो जाएंगे। 3 मई को गुरु अस्त हो जाएंगे तो ये जब जून होगा तो 2 तारीख की जून को ये उदय होंगे। लेकिन उदय होने के बाद भी 7 दिन का सूतक का टाइम माना जाता है। तो आप लगा सकते हैं कि 2 से लेकर के 10 दिन तक का, यानी आप जून, तो 10 जून तक का भी आपका सूतक का पीरियड रहेगा। तब भी आप 23 अप्रैल से लेकर के 10 जून तक का जो टोटल समय है, ये समय में आपको गुरु से संबंधित जो मैंने कार्य बताए हैं बिल्कुल भी नहीं करने हैं। गुरु जब भी अस्त होते हैं 25 दिन, 30 दिन और 33 दिनों का ये पीरियड लेते हैं। तो जितने भी दिनों का पीरियड अगर वो चाहे वो 25 दिन के लिए अस्त होते हैं तो 25 दिन से 7 दिन पहले, और 25 दिन कंप्लीट होने के बाद 7 दिन, अगले 7 दिन आप उनको जोड़ लीजिए। इस टोटल समय के बीच में आपको जो भी मैंने कार्य बताए हैं ये शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और जब भी ये उदय हो जाते हैं तो उदय होने के 7 दिन पश्चात ही आप इन सब शुभ कार्यों को कर सकते हैं। और याद रखिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस प्रकार से कोई भी कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है इन कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इति शुभम, नमस्कार।